हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया बड़े घर की बेटी कहानी पढ़ाई और समझाई जाएगी। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कथा की विवेचना करें, मुंशी प्रेमचंद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिताजी की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंच गए। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास और कहानियां दी। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। आइए चलिए अब बात करते हैं पाठ की। आपका पाठ है कहानी बड़े घर की बेटी। ये एक बात है, तो इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी जितनी भी कहानियां लिखी हैं ज़्यादातर सब सामाजिक विषयों को लेकर के ही इन्होंने लिखी हैं। उसी में से एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। वेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। इनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, मतलब इतना पुराना था, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से आधी संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। अब ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का बिहारी लाल सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इस नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इन 2 अक्षरों में उन्होंने अपने शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। कहने का मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई में परिश्रम बहुत अधिक किया था। श्रीकंठ इस समय अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और उसका तिरस्कार किया करते थे। आज देखिए, आज की दशा हमारे समाज की पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागते चले जा रहे हैं और अपनी भारतीय सभ्यता को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने बताया कि निंदा और तिरस्कार ही करते थे। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय भी करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब। कल भी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि मैम सम्मिलित कुटुंब का मतलब क्या होता है। तो सम्मिलित कुटुंब माने होता है संयुक्त परिवार, जो अब कहीं कहीं यदा कदा ही देखने को मिलते हैं, वरना सभी परिवार एकाकी परिवार ही हो गए हैं। के तो एक मातृउपासक थे। आजकल स्त्रियों में कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण है कि गांव की लालनाएं उनकी निंदक थीं। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं। लालनाएं मतलब गांव की बधुएं। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। कहने का मतलब कि अपने भोजन की व्यवस्था अलग कर ली जाए। ऐसा वो क्यों कहती होगी?
चलिए आइए देखिए, लेखक ने आगे उनके बारे में भी बताया कि आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस और ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी कुछ यहाँ पर विद्यमान था, मतलब कहने का उपस्थित था। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन क्या हुआ कि श्रीकंठ सिंह उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आगे क्या हुआ देखते हैं। अब आनंदी अपने नए घर में आई तो वहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टेम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह वहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया कि मानो विलास के साधन कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब यह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर भी अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? अब आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वैसा मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल से जल उठती है, उसी प्रकार क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। क्षुधा समझते हैं ना, भूख। अब लाल बिहारी को भावच की डिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित नाई कहार खा जाते हैं। अब लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल उठा, बोली, वे आज होते तो इसे मजा चखा देते। अब वह अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से रहा न गया। खड़ाऊं समझते हो ना, लकड़ी की बनी हुई स्लीपर्स होती हैं, उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ को रोकी, सिर तो बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में बाहर आकर खड़ी हो गई। स्त्री का पति के बल का पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी और 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। अब यह वार्तालाप 10 बजे तक रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुध भी न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अब बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। अब लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं,
तो हम सब भी कोई कुर्मी का हार नहीं है? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा। आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वे भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां चढ़ गईं। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा किसी चपरासगिरी करने का भी शऊर नहीं मुझे खड़ाऊ से यूं मारकर यूं करता। सब कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वैसा मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा और मुझसे भी रहा न गया। मैंने भी कहा, इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा यह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक हो गया उस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों की स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। ओफो, यहाँ पर तो मुंशी प्रेमचंद जी ने स्त्रियों की मजाक उड़ाते हुए कहा है कि उनकी पलकों पर ही आंसू रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। वो द्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। तो देखा ना आपने, कहानी के पहले भाग को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट समझाया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।